हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हम लाते हैं हॉलीवुड मूवीज की हिंदी एक्सप्रेशन। तो इस बार आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मूवी जो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, शिंडलर्स लिस्ट। ये मूवी 1993 में रिलीज हुई वॉर ड्रामा मूवी है। इसे IMDb ने 8.9 की रेटिंग दी है। इसे रोटन टोमेटोज ने दी है 97% और इसे मेटाक्रिटिक ने दी है 94% और इसे 94% लोगों ने लाइक किया है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। इसके डायरेक्टर थे स्टीवन स्पिलबर्ग। 22 मिलियन के बजट बनी इस मूवी का बॉक्स ऑफिस था $321.3 मिलियन का, जो कि बहुत ही ज्यादा है। इस मूवी को 7 ऑस्कर से नवाजा गया है। इसे बेस्ट मूवी के ऑस्कर के साथ साथ कई बेहतरीन अवार्ड्स भी मिले हैं और ये चीजें इसके बेहतरीन से भी ऊपर होने का प्रमाण देती हैं। इस बेहतरीन मूवी की बेहतरीन कास्ट है लियाम नीसन। ये बहुत ही सुपर्ब एक्टर हैं और इन्होंने रोल प्ले किया ऑस्कर शिंडलर का। बेन किंग्सले ने रोल प्ले किया इज़ाक स्टर्न का। रैल्फ फिन्सेंस ने रोल प्ले किया अमोन गोथ का। कैरोलाइन गोडेल ने रोल प्ले किया एमिली शिंडलर का। एम बेथ ने रोल प्ले किया है हेलन हेर्शिस का। और भी कई बेहतरीन कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में। ये कहानी सच्ची घटना पर बेस्ड है कि कैसे एक नाजी बिजनेसमैन ने वर्ल्ड वॉर सेकंड के चलते इंसानियत को बचाने के लिए वो कर दिखाया था जो आजकल की दुनिया में शायद ही कोई कर पाए। इतनी बेस्ट स्टोरी को अभी तक आपने नहीं देखा तो चलिए आपके इस गिल्ट को दूर करते हैं। कहानी की शुरुआत से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टोरी पसंद आए तो लाइक करना, बाकी फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। सो नाउ लेट्स बिगिन दी स्टोरी। कहानी बहुत ही ज्यादा अच्छी है तो प्लीज ध्यान से सुनना। ये कहानी है वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान की, जब जर्मन वॉर को शुरुआत में जीत रहे थे। तभी उनका बहुत बड़ा प्रकोप था जूइश लोगों पर। और जर्मनी में एक जगह क्राको में एक बार ऑस्कर शिंडलर नाम का जर्मन बिजनेसमैन चेकोस्लाविया से उस सिटी में अपना बिजनेस करने आया होता है। पहले तो वो एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ पर आर्मी के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स आते हैं। शिंडलर नाजी पार्टी से जुड़ा हुआ था तो उसे पता था कि किसी भी काम में आर्मी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए शिंडलर पहले तो उन ऑफिसर्स को वाइन और शैंपेन देता है, फिर उन्हें अपनी टेबल पर इनवाइट करता है और उनसे बात करके उन्हें इम्प्रेस कर लेता है। हाँ, क्योंकि था तो एक बिजनेसमैन ही, वो उनके साथ खूब घुल मिल जाता है, उनके साथ बातें करता है। वहाँ पर और भी कई सारे ऑफिसर्स आते हैं, उनसे उसकी दोस्ती हो जाती है। इतनी अच्छी खासी बातचीत के बाद शिंडलर अगले दिन जूइश काउंसिल में जाता है और इज़ाक स्टर्न से मिलता है। स्टर्न एक जूइश था। शिंडलर जूइश और नाजी में कोई भेदभाव नहीं करता था, उसे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब था। शिंडलर स्टर्न के आगे एक ऑफर रखता है। शिंडलर स्टर्न से कहता है कि वो एक बिजनेस करना चाहता है पॉट्स एंड पैन का। उसकी फैक्ट्री में इन्हें बना के बेचा जाएगा और शिंडलर चाहता था कि स्टर्न उसकी कंपनी को संभाले। पर स्टर्न का कहना था कि फैक्ट्री या कंपनी के लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जो कि शिंडलर के पास नहीं थी। वो तो सिर्फ इस वॉर के दौरान मिल रहे मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था। आप कहानी में आगे समझ जाओगे कि ये किस फ़ायदे की बात हो रही है। शिंडलर कहता है कि हाँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मेरे पास तुम हो स्टर्न, जो कि मेरे लिए जूइश बिजनेसमैन को लेकर आएगा। स्टर्न शिंडलर से पूछता भी है कि कोई क्यों अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। शिंडलर के माइंड में कुछ तो था। आगे कुछ समय बाद यह ऐलान होता है कि जूइश को एक घेटो नाम की कॉलोनी में रहना होगा। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि हिटलर का कहना था कि जितने भी जूइश बिजनेसमैन हैं, उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जर्मन्स को वॉर के लिए पैसा नहीं दिया, इसलिए वो फर्स्ट वॉर हार गए। इस कारण भी जूइश को अब देशद्रोही बता दिया था, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा बिजनेसमैन, कोई बड़ा ऑफिसर्स या फिर कोई आर्टिस्ट। अगर वो जूइश है तो उसे जूइश की कॉलोनी में जाना होगा। इसी वजह से वहाँ पर सारे जूइश लोगों को अपने आलीशान घरों को छोड़ना पड़ा। और तो और वहाँ के नाजी बच्चों के मन में भी जूइश के प्रति घृणा भर दी गई थी। बच्चे जाते हुए जूइश लोगों को पत्थर और कीचड़ से मार रहे थे। घेटों में सारे जूइश एक समान हो गए थे। उन्हें वहाँ छोटे छोटे कमरों में रहना पड़ रहा था। ये तो कुछ भी नहीं था, अभी तो उन्हें इससे भी बहुत बुरा देखना था। उनके घर वहाँ की आर्मी ने कब्जा कर लिए थे और आर्मी की दोस्ती शिंडलर से थी, तो शिंडलर को भी एक आलीशान घर मिल गया था। इसके बाद स्टर्न कॉलोनी से 4 बड़े जूइश बिजनेसमैन को शिंडलर के पास लाता है। शिंडलर उन लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए कन्विंस करता है। शिंडलर कहता है कि वो उनकी लाइफ और ख़राब होने से बचा लेगा और तो और उनका इन्वेस्ट पैसा भी वापस कर देगा। पर वो लोग कंपनी में परसेंटेज मांगने लगते हैं। फिर क्या था, शिंडलर उन्हें मना कर दिया
उसने उन्हें इतनी छूट भी दी थी कि वो फैक्ट्री में बनने वाला माल ब्लैक मार्केट में बेच सकते हैं। शिंडलर उन्हें थोड़ा बहुत और समझाता है। उसके बाद वो लोग मान जाते हैं। फिर बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट होती है। शिंडलर फैक्ट्री खोलने में कामयाब हो जाता है। अब उसे वर्कर्स चाहिए थे। शिंडलर स्टर्न से जूइश वर्कर्स की डिमांड करता है क्योंकि ये बहुत कम पैसे में अवेलेबल हो जाएंगे। स्टर्न इन्हें लाएगा। स्टर्न भीड़ में जाके सबको फैक्ट्री में काम करने के लिए बोलता है। स्टर्न नकली पेपर्स बनाकर और दिखाकर बिना किसी काम वाले इंसान को भी एसेंशियल वर्कर के तौर पर पेश करता, जिसे उसे आर्मी अपने साथ ना ले जाए। अगर जो लोग काम के नहीं होते या तो फिर उनसे बहुत मुश्किल काम कराए जाते या उन्हें मार दिया जाता। लोगों को अपनी जान प्यारी थी। अब लोगों का फैक्ट्री की तरफ अट्रैक्शन बढ़ने लगा था। फैक्ट्री और ऑफिस का भी शिंडलर ने रेनोवेशन करा लिया था। शिंडलर ने प्यारे प्यारे लेटर टाइप करने के लिए एक तेज टाइपिस्ट हायर करी और तो और शिंडलर ने 10 से 15 सेक्रेटरी भी रख ली थी। बहुत बड़ा यश था वो। उसकी फैक्ट्री का काम जोर शोर से चल रहा था, इसलिए अब उसे अपने काम के लिए और सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। वो एक सक्सेस पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और सारे बड़े आर्मी ऑफिसर्स को एक स्पेशल हैम्पर गिफ्ट करता है जिसमें बहुत महंगी महंगी शराब होती है और भी कई सारे गिफ्ट्स होते हैं। ऐसे स्पेशल गिफ्ट और एक स्पेशल लेटर पाकर हर ऑफिसर शिंडलर से बहुत खुश था। शिंडलर को बहुत कम टाइम में ज्यादा सक्सेस मिल गई थी। वो इसके लिए स्टर्न का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद शिंडलर अपनी वाइफ एमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है। फिर एमिली वापस अपनी ड्यूटी पर लौट जाती है। एक दिन जब शिंडलर अपने ऑफिस में बैठकर लंच कर रहा होता है तभी स्टर्न आता है। वो शिंडलर को बताता है कि उससे कोई वर्कर पर्सनली मिलकर थैंक यू कहना चाहता है। शिंडलर कहता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, पर स्टर्न फोर्स करता है क्योंकि वो वर्कर बहुत लंबे समय से शिंडलर से मिलना चाहता था। शिंडलर के मान जाने पर वो वर्कर अंदर आता है। उसका नाम मिस्टर लोवेंस्टिन था। शिंडलर नोटिस करता है कि उस वर्कर का एक हाथ नहीं है। लोवेंस्टिन दिल से शिंडलर का थैंक यू कहता है। वो बताता है कि जर्मन सोल्जर्स ने उसे बहुत मारा था और वो तो उसे जान से मारने ही वाले होते हैं क्योंकि उनके लिए वो किसी काम का नहीं था, पर स्टर्न ने उसे चूज किया और काम करने का मौका दिया। फिर वो वर्कर शिंडलर को गॉड ब्लेस यू बोलकर वहां से चला जाता है। शिंडलर कंपनी से बाहर जाते वक्त स्टर्न को सुनाता है कि ये तुमने कैसा वर्कर रखा है जिसका एक हाथ नहीं है, ये हमें कैसे फायदा देगा, ये कोई काम का है भी। स्टर्न शिंडलर को कन्विंस करते हुए कहता है कि सर, ये वर्कर हमारे काम का है और आगे भी ये बहुत काम का रहेगा। लेकिन शिंडलर स्टर्न को कह देता है कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें एक प्रॉपर वर्कर की जरूरत है, ना कि किसी हैंडीकैप की। उस समय में शिंडलर का एक सेल्फिश नेचर नजर आता है। अगले दिन जब सारे वर्कर्स काम के लिए फैक्ट्री आ रहे होते हैं तभी उन्हें सोल्जर्स रोक लेते हैं और उन्हें रोड पर पड़ी स्नो हटाने का ऑर्डर देते हैं। उनमें से कुछ वर्कर्स कहते भी हैं कि हम फैक्ट्री के लिए लेट हो जाएंगे, पर वो सोल्जर्स नहीं सुनते। फिर सब स्नो हटा रहे होते हैं तभी वो सोल्जर्स मिस्टर लोवेंस्टन को भीड़ में से निकालते हैं क्योंकि वो स्नो को एक हाथ से हटा रहे होते हैं। मिस्टर लोवेंस्टन कहते भी हैं कि मैं एक एसेंशियल वर्कर हूँ ऑस्कर शिंडलर का। वो उसे साइड में ले जाते हैं और सीधा सिर में गोली मारते हैं। जब ऑस्कर को यह बात पता चलती है तब वो उन सोल्जर्स के हेड ऑफिसर के पास जाकर कंप्लेंट करता है। वो ऑफिसर भी उसे कहता है कि कुछ सोल्जर्स को तुम्हारे बिजनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑस्कर को दुख था कि उसके एक दिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाया था, जिस कारण उसका बहुत नुकसान हुआ था और तो और उसके एक वर्कर को भी मार दिया गया था जबकि वो यूजफुल था। इसके बाद शिंडलर को पोल्डेक आके बताता है कि स्टर्न को शहर से बाहर भेजा जा रहा है। शिंडलर तुरंत स्टेशन जाता है और पैसेंजर लिस्ट में स्टर्न का नाम चेक करता है। जर्मन्स ने उन्हीं लोगों के नाम लिखे थे जो किसी भी वर्क से रिलेटेड नहीं थे। उन सब के लगेजेस और बैग्स को स्टेशन पर ही रख लिया था और उन्हें कहा गया था कि ये आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। स्टेशन इंचार्ज शिंडलर को स्टर्न वापस देने से मना कर देता है। तब शिंडलर सिर्फ उससे उसका नाम पूछता है और कहता है महीने के अंत तक तुम कहीं साउथ रशिया में पड़े मिलोगे। वो इंचार्ज शिंडलर का कॉन्फिडेंस देखकर डर जाता है। शिंडलर चिल्ला चिल्ला कर स्टर्न को ढूंढता है। फिर वो इंचार्ज भी स्टर्न को ढूंढने लगता है। ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। शिंडलर की आवाज़ सुन के स्टर्न विंडो से बाहर देखता है। शिंडलर उसे देख लेता है और ट्रेन रुकवा देता है। स्टर्न को ट्रेन में इसलिए डाल दिया था क्योंकि वो अपने एसेंशियल वर्कर होने के पेपर्स घर भूल गया था।
शिंडलर उसे कहता भी है कि अगर मैं 5 मिनट लेट हो जाता तो तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारा क्या हाल होता। ट्रेन में बैठे सैकड़ों लोगों के बैग्स उसी स्टेशन पर खाली करा लिए गए। उनसे कीमती सामान निकाल लिया गया, यानी वो ट्रेन सीधा मौत के कुएं में जा रही थी। उस दिन सैकड़ों की संख्या में लोगों को मारा गया था। उस समय का जर्मन शासन दिन ब दिन जूइश लोगों के लिए खतरनाक होता जा रहा था। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी जूइश अपनी कॉलोनी में ठीक थे। लेकिन फिर एंट्री होती है लेफ्टिनेंट अमोन गोथ की। वो क्राको में आता है। उसका टास्क था सारे जूइश लोगों को मैनेज करना और वहाँ चल रहे कंस्ट्रक्शन के काम को सुपरवाइज करना। अमोन आते ही अपने लिए एक जूइश मेट सिलेक्ट करता है जिसका नाम हेलन था। उसी दौरान वहाँ चल रहे कंस्ट्रक्शन साइट पर एक जूइश इंजीनियर लड़की अमोन से किसी स्ट्रक्चर को लेकर वार्न करती है कि अगर आपने इसमें सुधार नहीं किया तो ये गिर जाएगा। अमोन को ये बात बुरी लगती है कि कोई भी जूइश उससे बात नहीं कर सकता। वो उस लड़की को सबके सामने गोली मारने का ऑर्डर देता है और फिर वैसा ही होता है। ये वहाँ पर प्रेजेंट सभी जूइश लोगों के लिए एक एग्जाम्पल था कि उनके आने वाले दिन और भी मुश्किल होने वाले हैं। इसके बाद घेटो कॉलोनी में अमोन एंटर होता है और उसे चारों तरफ से घेर लेता है। वो कहता है कि जूइश बहुत लंबे समय से उस जमीन पर रह रहे हैं जो उनकी नहीं है, चलो उन्हें ये बताएं। वो सबको ऑर्डर देता है कि काम वाले जितने भी जूइश हैं उनको अलग करो और जो काम के नहीं हैं उनको अलग करो और जो ज़्यादा आनाकानी करे उसको गोली मार दो। एक बहुत बड़ी सेना को जूइश कॉलोनी में भेजा जाता है। सोल्जर्स जूइश लोगों को बाहर निकाल रहे होते हैं और जो उनकी बात नहीं मानता वो उसे गोली मार देते। जूइश लोग डर कर कॉलोनी में सीक्रेट जगहों पर छुपे हुए थे। कोई पियानो में, कोई बेड के नीचे, कोई दीवार के पीछे। उनकी शक्लों पर वो खौफ नजर आ रहा था। जो उनके हिसाब से फिट नहीं उसे भी मार देते। इतना कि उन लोगों ने हॉस्पिटल में घुसकर सारे पेशेंट्स को मार दिया। जो कोई भी घायल था उसे भी मार दिया। शिंडलर ये सब एक ऊंचाई वाली जगह से देख रहा था। वो एक रेड कोट वाली बच्ची को देखता है जो चुपचाप बेड के नीचे छुप जाती है। जब अमोन के कैंप में काम करने के लिए लोग पूरे हो जाते हैं तब वो घेटो को तबाह करने का ऑर्डर दे देता है। वो दिन इतिहास का ब्लैक डे था। जितने भी छुपे हुए लोग थे उन्हें नाजियों ने ढूंढ ढूंढ के मार डाला। रात तक लाशों के ढेर लग गए थे। उसी ढेर में वो लाल कोट वाली बच्ची भी थी। उस जगह इतने लोग थे कि पूरी रात गोलियां चलाई जा सकती थी। सबको मार डाला गया। अमोन के कैंप में उनसे काम कराया जा रहा था। शिंडलर की फैक्ट्री बंद हो गई थी क्योंकि उसमें काम करने के लिए वर्कर्स नहीं थे। अमोन सुबह सुबह अपने विले की बालकनी पर स्नाइपर के साथ आकर किसी को भी अपना टारगेट बना लेता था। नीचे खड़े लोगों को हमेशा ये डर लगा रहता था कि अमोन उन पर गोली ना चला दे। अमोन बहुत ही निर्दयी था। उसके लिए ये लोग कीड़े के समान थे। वो अपने अनुसार लोगों को मारा करता था। कभी कभी तो वो टाइम पास के लिए भी लोगों को मार दिया करता था। फिर शिंडलर अमोन के साथ मीटिंग फिक्स करता है और जो उसका लॉस हो रहा है उसके बारे में उसे बताता है। वो अमोन को कहता है कि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अमोन के पास भी एक आर्मी फैक्ट्री थी। फिर भी शिंडलर के उसे बहुत सारा पैसा देने के बाद वो कुछ वर्कर्स शिंडलर को दे देता है। लेकिन शिंडलर के पास जो वर्कर्स थे उनमें स्टर्न तो था ही नहीं, क्योंकि उसे अमोन ने अपने अकाउंट को मैनेज करने के लिए रख लिया था। वो स्टर्न को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता था। शिंडलर की अच्छी दोस्ती हो गई थी अमोन से। उसी रात शिंडलर स्टर्न से मिलता है। उससे सारे सप्लायर्स और डीलर्स और ब्लैक मार्केट में डील करने की जानकारी लेता है, क्योंकि अभी तक स्टर्न ही तो था जो उसकी फैक्ट्री मैनेज कर रहा था। इसके बाद शिंडलर जब भी आता वो अमोन के लिए गिफ्ट्स लाता। अब शिंडलर का खुद का एक कैंप था। स्टर्न शिंडलर से रिक्वेस्ट करता है कि वो एक आदमी को कैंप में बुला लें। उसके लिए शिंडलर ने अपना लाइटर स्टर्न को दिया और स्टर्न ने वो लाइटर कैंप लिस्ट में नाम लिखने वाले नाजी सोल्जर को दिया। ऐसे ही करते हुए शिंडलर अपनी छोटी मोटी कीमती चीजें स्टर्न को देता था और स्टर्न वहां से बच्चों और थोड़े बूढ़े लोगों को शिंडलर के कैंप में भेज देता था। एक दिन एक लेडी शिंडलर से मिलती है। वो शिंडलर को कहती है कि आपकी फैक्ट्री एक स्वर्ग है। शिंडलर पूछता भी है, आपको ये किसने कहा? जवाब में लेडी कहती है, सब कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं मरता। वो लेडी बताती है कि वो एक नाजी नहीं है। वो घेटो वाले अटैक में बच गई थी, लेकिन उसके पेरेंट्स अमोन के कैंप में हैं और वो बहुत बूढ़े हैं और अमोन बूढ़े लोगों को मार देता है।
वो शिंडलर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके पेरेंट्स को अपने कैंप में बुला ले, पर शिंडलर ये सुन के गुस्सा हो जाता है और उस लेडी को डांट के भगा देता है। फिर शिंडलर तुरंत स्टर्न के पास जाकर उसे बोलता है कि मेरी फैक्ट्री नहीं स्वर्ग है और लोग यहाँ काम नहीं करते, अपनी जान बचाते हैं। उन्हें लगता है मैं एक अच्छा इंसान हूँ। स्टर्न खामोश रहता है। शिंडलर के चिल्लाने पर स्टर्न बोलता है कि अमन रोजाना किसी न किसी को मार देता है और एक बार तो उसने 25 लोगों को इसलिए मार दिया क्योंकि उसे वो बंदा नहीं मिला जिसने कैंप से भागने की कोशिश की थी। शिंडलर स्टर्न की बातों की गहराई को समझता है और उसे अपनी घड़ी उतार कर देता है। कहता है कि शायद इसमें वो ओल्ड कपल बच जाएगा। और अगले दिन उस लेडी के पेरेंट्स शिंडलर की फैक्ट्री में आ रहे होते हैं। शिंडलर ऐसा करने की वजह से धीरे धीरे लॉस में जा रहा था, पर वो किसी न किसी तरीके से मैनेज कर रहा था। अमोन की एक पार्टी के दौरान शिंडलर बेसमेंट में जाता है और अमोन की मेड हेलन से मिलता है। पहले तो हेलन डर जाती है, लेकिन फिर शिंडलर के प्यार से बात करने पर वो भी उससे बात करती है। वो बताती है कि अमोन उसे रोज मारता है और मारने के पीछे की कोई वजह भी नहीं होती। हेलन कहती है कि उसे पता है कि वो भी एक दिन मुझे गोली मार देगा और मैं भी बेवजह मारी जाऊंगी। हेलन को पहली बार ऐसा नाजी मिला था जिसने उससे अच्छी तरह बात की थी। शिंडलर हेलन से बोलता है कि वो उसे बचा लेगा, वो उसे मरने नहीं देगा। शिंडलर जाकर अमोन को समझाने की कोशिश भी करता है कि ऐसे बेवजह किसी को भी मारना अच्छी बात नहीं है। अमोन ज्यादा गौर नहीं करता शिंडलर की बातों पर। इसके बाद शिंडलर का बर्थडे आ जाता है। शिंडलर के बर्थडे पार्टी में 2 जूइश लड़कियां उसे केक देने आती हैं। शिंडलर उनके इतने प्यारे से प्रेजेंट से बहुत खुश हो जाता है और उनको प्यार से किस करता है। ये वहाँ खड़े सभी लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था। अगले दिन से अमोन के कैंप में मेडिकल टेस्ट शुरू हो गए थे। इन मेडिकल टेस्ट में जो भी अनफिट था उसे अलग कर दिया जा रहा था। सभी बच्चों को एक अलग ट्रक में लोड करके किसी दूसरी जगह पर भेजा जा रहा था, पर कुछ बच्चे अलग अलग जगहों पर छुपे थे, जैसे स्वर पॉट्स में, गंदी नालियों में, फ्लोर के नीचे, चिमनी में, क्योंकि उन्हें पता था ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जूइश को मारना है। इसके बाद जितने भी अनफिट लोग थे उन्हें ट्रेन्स में भरा गया। वहां पर ऑस्कर शिंडलर भी होता है। उसे बहुत गर्मी लग रही होती है। ट्रेन के अंदर भरे लोगों की हालत बहुत बुरी होती है। उनका गर्मी से दम घुट रहा होता है। वो पानी मांग रहे होते हैं, पर कोई भी नाजी उन्हें पानी देने के लिए रेडी नहीं था। उनकी वो हालत देखकर शिंडलर अपने आप को रोक नहीं पाता और उन सबको पानी देता है और सबकी प्यास बुझाता है। और तो और वो सोल्जर्स को भी बियर और पैसे देकर कहता है कि जिस भी स्टेशन पर ये ट्रेन रुकेगी उस स्टेशन पर तुम इन्हें पानी देते रहना। अमन और उसके साथी ऑस्कर पर हंस रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम इन्हें फालतू में आशाएं दे रहे हो, इनको तो एंड में जाके मरना ही है। अगले दिन पुलिस आकर ऑस्कर शिंडलर को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसने एक जूइश लड़की को किस किया था। वो लोग शिंडलर को प्यार से जेल में डाल देते हैं, लेकिन अमन और कोई बड़े ऑफिसर्स शिंडलर को जेल से बाहर निकलवा लेते हैं, एक वार्निंग के साथ। फिर 1944 में 10,000 से ज़्यादा जूइश की बॉडी को आग लगाई गई, उन्हें दफनाया गया और धीरे धीरे जर्मन्स वर्ल्ड वॉर में हारना शुरू हो गए। उनकी वर्ल्ड वॉर में हार पक्की थी, इसलिए गोथ को ऑर्डर मिला था सारे जूइश को प्लाजो से ऑश्विट्ज कंसंट्रेशन कैंप भेजने का। शिंडलर स्टर्न से इस बारे में बात करता है। शिंडलर स्टर्न को बताता है कि उसने अमोन से बात कर ली है, वो तुम्हें एक अच्छी जगह रखेंगे। इसके बाद शिंडलर अगली सुबह उठता है, तब उसे एक आइडिया आता है। उसने जितने भी पैसे अभी तक कमाए थे वो सबको उठाता है और अमोन के पास जाता है। शिंडलर अमोन से कहता है कि वो एक फैक्ट्री बिल्ड करने वाला है बर्नलिज में, जो कि उसके होम टाउन जिवोटू से बहुत पास में है। और शिंडलर चाहता था कि उसके सारे वर्कर्स बर्नलिज जाएं, ना कि ऑश्विट्ज। पहले तो अमोन नहीं मानता, पर शिंडलर उसे बड़ी रकम में घूस देता है, तब अमोन मान जाता है। फिर शिंडलर स्टर्न के साथ मिलकर लोगों की लिस्ट बनाना शुरू करता है और शिंडलर बड़े बड़े ऑफिसर्स को इसके लिए घूस भी दे रहा था। शिंडलर ने हर उस नाम के लिए पैसे दिए थे जो लिस्ट में थे। फाइनली स्टर्न और शिंडलर लिस्ट बना लेते हैं जिसमें उसने 1200 लोगों के नाम लिखे हुए थे। स्टर्न उस लिस्ट को देखकर कहता है कि ये लिस्ट नहीं है, ये 1200 लोगों का जीवन है। शिंडलर अमोन से बात करके हेलन को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर लेता है। अमोन के कैंप से लोगों को डिवाइड किया जाता है।
एक ट्रेन आदमियों की होती है और दूसरी ट्रेन औरतों की। दोनों ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकलती हैं, पर सिर्फ आदमियों वाली ट्रेन ही बर्नलिट्ज पहुंचती है और औरतों वाली ट्रेन गलती से वहां पहुंच जाती है जहां उसे नहीं होना था, ऑशविट्ज में। वहां जूइश लेडीज के साथ मिसबिहेव किया जाता है, उनके बाल काट दिए जाते हैं। जब शिंडलर को पता चलता है तब वो ऑशविट्ज के कमांडेंट रुडोल्फ को घूस देता है। रुडोल्फ शिंडलर से कहता है, हम तुम्हें दूसरी लेबर दे देंगे। शिंडलर मना कर देता है और अपने वर्कर्स की डिमांड पर टिका रहता है। फिर वो वहां से जूइश लेडीज की ट्रेन को ले आता है। वो रुडोल्फ को इतने पैसे देता है कि उसे जूइश लेडीज की ट्रेन को वापस करना ही पड़ता है। शिंडलर फैक्ट्री में जर्मन गार्ड्स के लिए नए रूल्स बनाता है। वो कहता है कि बिना किसी रीजन के कोई जूइश को नहीं मारेगा, वरना वो मर्डर जेल जाएगा। जूइश वर्कर्स की लाइफ शिंडलर के कैंप में अच्छी कट रही थी। शिंडलर तो जूइश को उनके रिचुअल्स मनाने की भी आज़ादी देता था। स्टर्न शिंडलर को बताता है कि हमारी फैक्ट्री के शेल केस आर्मी टेस्ट में फेल हो रहे हैं। अगर ऐसा होता रहा तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी और हमें यहाँ से ले जाया जाएगा। शिंडलर कहता है, स्टर्न टेंशन मत लो। 7 महीने तक शिंडलर नाजी ऑफिसर्स को पैसे देता रहा और दूसरी कंपनी से शेल केस खरीद कर बेचता रहा, और इसी नीति को अपनाते हुए शिंडलर कंगाल होता गया। उसकी फैक्ट्री में कुछ भी काम का प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। कह सकते हैं शिंडलर अकेले ही 1200 से ज़्यादा लोगों को पाल रहा था। इसके बाद 1945 में जर्मनी वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी हार गया और उसने सरेंडर कर दिया। इसलिए फैक्ट्री के गार्ड्स को ऑर्डर मिला था जूइश को मारने का। शिंडलर एक असेंबली बुलाता है जहां वो अपनी फीलिंग्स वर्कर के आगे रखता है। कहता है, गए 6 सालों में मुझे बहुत से लोगों ने थैंक यू कहा, पर मैं थैंक यू के लायक नहीं हूँ। मैं तो क्रिमिनल हूँ जिसने आज तक आप लोगों से सिर्फ प्रॉफिट कमाया है। थैंक यू तो स्टर्न का करना चाहिए, जिसने बिना डरे आप सबको इस फैक्ट्री तक पहुँचाया। आप अपना थैंक यू करें जिन्होंने पिछले नर्क के समान समय का सामना किया। रात के 12 बजे के बाद आप आज़ाद और मैं नाजी पार्टी का मेंबर होने के नाते मुजरिम हो जाऊंगा। शिंडलर गार्ड्स को भी कहता है कि आप ऑर्डर्स पूरे करें और मार दे सबको, पर आप अपनी फैमिली के पास एक मर्डर के रूप में वापस जाओगे या एक आदमी के रूप में। ये सुन के गार्ड्स बिना किसी को मारे वापस चले जाते हैं। शिंडलर वहां से निकलने की पैकिंग करता है। एट द लास्ट जब शिंडलर निकलने ही वाला होता है, उससे पहले सारे वर्कर्स अपना साइन किया हुआ एक लेटर देते हैं जिसमें लिखा था कि किस तरह उसने उन सब की जान बचाई, और उसे एक गोल्डन रिंग प्रेजेंट के तौर पर देते हैं, जिस पर तालमुदिक में कोटेशन लिखी होती है कि Whoever saves one life saves the entire world। शिंडलर को ये बहुत पसंद आता है। वो ये देख के बहुत भावुक हो जाता है, पर उसे अपने ऊपर बहुत शर्म आती है कि वो और भी वर्कर्स को बचा सकता था। शिंडलर स्टर्न से रोते हुए कहता है कि अगर मैं अपनी रिंग दे देता तो एक वर्कर आ जाता, अपनी कार दे देता तो 4 वर्कर्स आ जाते, अपना पेन दे देता तो एक और वर्कर आ जाता। मैं अपना सब कुछ देकर भी कई सारे लोगों को बचा सकता था। ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है सबके लिए। स्टर्न कहता है कि आपने अपनी लिमिट से बहुत ज़्यादा किया मिस्टर शिंडलर। इस समय शिंडलर और वर्कर्स एक दूसरे को लास्ट टाइम देखते हैं। फिर वर्कर्स शिंडलर और उसकी वाइफ को रोते हुए विदा करते हैं। वो लोग चले जाते हैं। इस सीन ने तो मुझे भी बहुत इमोशनल कर दिया था। सारे वर्कर्स वहीं सो जाते हैं। स्टर्न सुबह उठता है। एक सोवियत सोल्जर आकर उन्हें बताता है कि आप सब अब आज़ाद हो। इसके बाद जूइश सबसे पास वाले टाउन की तरफ बढ़ते हैं। वॉर के बाद अमोन को इंसानियत को तार तार करने के लिए फांसी दी गई। ये एक अच्छा काम हुआ, लेकिन लोगों के द्वारा पता चला कि शिंडलर की शादी टूट गई। उसने फिर नया बिजनेस स्टार्ट किया। उसे बाद में यद वशेम म्यूजियम ने पुरस्कृत किया और उसे कई और अवार्ड से नवाजा गया क्योंकि उसने अपने वर्कर्स को मरने से बचाया था। जेरूसलम में शिंडलर से एक पौधा लगवाया गया जो अब एक पेड़ है। फिर 1974 में ऑस्कर शिंडलर स्वर्गवासी हो गए। आज भी शिंडलर के जूइश उसकी कब्र पर जाकर उसे श्रद्धांजलि देते हैं। शिंडलर की कब्र पर स्टोन्स रखते हैं और लियाम नीसन को खुद 2 रेड रोजेस रखते दिखाया जाता है। बस इतनी सी थी ये कहानी। आज भी पोलैंड में 4000 से ज़्यादा जूइश रहते हैं और पूरे जर्मनी में 6000 जूइश तो शिंडलर के हैं। कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ऑस्कर शिंडलर जो शुरुआत में कितना सेल्फिश था,
और समय ने उसे लोगों का मसीहा बना दिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे ज़रूर देखें। स्टोरी पसंद आई तो लाइक करना और हाँ, अपना प्रीशियस फीडबैक देना ना भूलें। जाते जाते अपनी फेवरेट मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट बेस्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।